राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद तपता रेगिस्तान, ऊंट और पुराने महल। पर यह कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। राजस्थान एक ऐसी जमीन है जो कह सकते हैं विरोधाभासों से भरी है। जरा सोचिए, एक तरफ है सूखा रेगिस्तान, तो दूसरी तरफ है इतने चटक चमकीले रंग। एक तरफ हम सुनते हैं महान योद्धाओं की गाथाएं, तो दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाली कला और संगीत। और इस विरोधाभास का सबसे बड़ा सबूत, जरा इस तस्वीर को देखें। सूखी बंजर जमीन और उससे आसमान छूता ये विशाल किला, ये है चित्तौड़गढ़, राजपूतों के गौरव और उनकी कभी न हार मानने वाली जिद का प्रतीक। ये एक ही नजारा मानो राजस्थान की पूरी कहानी कह देता है कि कैसे कठोरता के बीच से ही एक अदम्य शक्ति जन्म लेती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान या राजाओं की भूमि। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। ये नाम ही अपने आप में इस जगह के शानदार इतिहास की एक झलक दे देता है, जहाँ के जर्रे जर्रे में वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी गूंजती हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर कैसे रेगिस्तान और इतनी मुश्किलों भरी धरती ने दुनिया की सबसे वाइब्रेंट, सबसे जीवंत संस्कृतियों में से एक को और इतने महान योद्धाओं को जन्म दिया? ये हुआ कैसे? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहाँ? इसकी जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा उन लोगों को जिन्होंने इस जमीन की तकदीर को घड़ा, यानी राजस्थान के लोगों को। और जब राजस्थान के लोगों की बात होती है तो राजपूतों का जिक्र किए बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। पर सवाल ये है कि ये राजपूत थे कौन, कहाँ से आए, उनका उदय कैसे हुआ? सच कहूं तो ये इतिहास का एक ऐसा दिलचस्प पन्ना है जिसके कई अलग अलग जवाब दिए जाते हैं। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर ना इतिहासकारों में एक राय नहीं है, और शायद इसीलिए ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक थ्योरी है जिसे G.H. ओझा जैसे विद्वान मानते हैं कि वे प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज थे। फिर एक कहानी आती है चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो से, अग्निकुंड की कहानी, जिसके मुताबिक उनकी उत्पत्ति एक यज्ञ की पवित्र अग्नि से हुई थी। वहीं डॉक्टर D.R. भंडारकर जैसे कुछ इतिहासकार उन्हें ब्राह्मण वंश से जोड़कर देखते हैं, और तो और जेम्स टॉड जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस का मानना था कि वे शक या सिथियन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज हैं जो यहीं बस गए। तो कई अलग अलग सिद्धांत हैं और कोई एक पक्का जवाब नहीं है। और जब भी राजपूत वीरता और स्वाभिमान की बात होती है तो एक नाम है जो सबसे पहले जहन में आता है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। सोचिए, उस दौर के सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना मंजूर किया, पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का वो मुश्किल रास्ता कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उनकी महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। उनका चरित्र कितना ऊंचा था, इसका एक किस्सा सुनिए। एक बार उनके बेटे ने दुश्मन सेनापति अब्दुर रहीम खाने खाना की औरतों को बंदी बना लिया। जैसे ही महाराणा प्रताप को ये बात पता चली, वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने फौरन उन सभी महिलाओं को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ वापस भिजवाने का हुक्म दिया। ये घटना उनके किरदार की बुलंदी को दिखाती है और इसे अक्सर महिलाओं के सम्मान की भारतीय परंपरा का एक अनूठा उदाहरण कहा जाता है। तो राजपूतों की यही अदम्य भावना, यही जिद, इसे पत्थर में कैसे अमर किया गया? जवाब है उनके शानदार और अभेद्य किलों के जरिए। राजस्थान में किलों को दुर्ग कहते हैं, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ डिफेंस के लिए बनाई गई इमारतें नहीं थीं। नहीं, ये तो शक्ति का प्रतीक थे, राजा और उनके परिवार का निवास स्थान थे। और सबसे बढ़कर, जब भी कोई मुश्किल आती थी तो ये पूरी की पूरी आबादी के लिए एक महफूज पनाहगाह बन जाते थे। यहाँ हर तरह के दुर्ग देखने को मिलते हैं। पहाड़ों की चोटी पर बने गिरी दुर्ग, रेगिस्तान के बीच बने धानवन दुर्ग, और यहाँ तक कि पानी से घिरे जल दुर्ग भी। चलिए, अब कुछ मशहूर किलों की सैर करते हैं और शुरुआत करते हैं उसी किले से जिसे गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया कहा जाता है, यानी सभी किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़। ये किला इतिहास के 3 सबसे भयानक और साहसिक साकों का गवाह रहा है। साका, ये वो रस्म थी जब हार तय हो जाती थी तो राजपूत मर्द केसरिया बाना पहनकर अपने आखिरी दम तक लड़ने के लिए निकल पड़ते थे, और पीछे किले की औरतें अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की आग में खुद को समर्पित कर देती थीं। इसके बाद नजर डालते हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ पर। क्या शानदार बनावट है!
एक सीधी खड़ी पहाड़ी की चोटी पर बना ये किला राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी विशाल दीवारें और इसकी भव्यता आज भी देखने वालों को सच में हैरान कर देती है। और फिर थार रेगिस्तान के बीचों बीच है जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। और ये नाम इसे क्यों मिला? क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थर से बना है और जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सचमुच सोने की तरह चमकता है। ऐसे लगता है मानो ये किला रेगिस्तान की रेत से ही निकला हो। और एक बहुत ही खास बात, राजस्थान के इन पहाड़ी किलों में से 6 किलों को चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन, आमेर और जैसलमेर, इन सब को एक साथ मिलाकर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये बात ही इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बताने के लिए काफी है। लेकिन रुकिए, राजस्थान की कहानी सिर्फ किलों, लड़ाइयों और योद्धाओं तक ही खत्म नहीं हो जाती। असल में इस कठोर रूखे लैंडस्केप के बीच इस जमीन की असली आत्मा बसती है, यहाँ की संस्कृति के चटक और जीवंत रंगों में। ये देखिए, ये वही विरोधाभास है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। एक तरफ एक राजपूत योद्धा का शौर्य और पराक्रम है, तो दूसरी तरफ पाबूजी की फड़ जैसी बेहद रंगीन और बारीक लोक कला। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ कला। एक तरफ कठोरता, दूसरी तरफ कोमलता। सच मानिए, यही तो राजस्थान का असली सार है। और ये रंग सिर्फ पेंटिंग्स में नहीं दिखते, ये तो यहाँ के लोगों के कपड़ों में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बसे हुए हैं। जैसे बच्चे के जन्म पर नई माँ को कमल के फूल के डिजाइन वाला पोमचा दिया जाता है। जब मॉनसून आता है तो लहरिया की लहरदार धारियों वाली पगड़ियां और साड़ियां पहनी जाती हैं। बंधेज की जो खूबसूरत टाई एंड डाई कला है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। और अजरख प्रिंट, इसके तो क्या कहने, अपने खास ज्योमेट्रिकल पैटर्न से ये अलग ही पहचान में आ जाता है। यहाँ के लोगों के लिए ना त्योहार मनाना जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक बहुत ही प्यारी कहावत है यहाँ की, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब है कि त्योहारों का जो सिलसिला है वो तीज के त्योहार से शुरू होता है और फिर चलता ही जाता है जब तक कि गणगौर का त्योहार आकर उसे खत्म ना कर दे। मतलब साल भर जश्न का माहौल रहता है। यहाँ की कला सिर्फ दीवारों पर सजाने के लिए नहीं है, नहीं, ये तो कहानी कहने का, अपनी विरासत को जिंदा रखने का एक जरिया है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फड़ चित्रकला। ये देखिए, ये लंबे कपड़े पर बनी पेंटिंग्स होती हैं और इन्हें भोपा कहे जाने वाले जो पुजारी गायक होते हैं वो लोक देवताओं जैसे पाबूजी या देवनारायण जी की जिंदगी की कहानियां सुनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये एक तरह का चलता फिरता मंदिर या सिनेमा हॉल जैसा है। तो अभी तक हमने बात की यहाँ के योद्धाओं की, हमने देखे उनके विशाल किले और महसूस किए उनकी संस्कृति के रंग। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ बुनने का और ये समझने का कि राजस्थान की ये विरासत आज भी कैसे और क्यों इतनी जीवंत है। तो हम वापस आते हैं अपने उसी शुरुआती सवाल पर कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो इसका जवाब इन 3 चीजों के संगम में छिपा है। 1, यहाँ के लोगों की साहसी भावना। 2, उनके किलों में दिखाई देने वाली दुर्जय शक्ति। और 3, उनकी संस्कृति में बसी वो जीवंत आत्मा। जब ये तीनों चीजें मिली तब जाकर बनी राजस्थान की ये अनूठी पहचान। और हाँ, ये कहानी सिर्फ राजपूतों की या किसी एक समुदाय की नहीं है। यहाँ की खासियत इसकी डाइवर्सिटी में है। जैसा कि कहा भी गया है, सांस्कृतिक बहुलता ही राजस्थान की पहचान है। यहाँ के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, वक्त के साथ यहाँ आकर बसने वाली अलग अलग जातियाँ और यहाँ की अपनी लोकल प्रतिभा, इन सब ने मिलकर राजस्थान की संस्कृति को इतना अमीर और रंग बिरंगा बनाया है। राजस्थान की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये बताती है कि हर जमीन की अपनी एक आत्मा होती है, एक रूह होती है जो उसके पत्थरों में, उसके लोगों में और उसकी कला में बसती है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिस जगह हम रहते हैं, हमारे आसपास की जमीन में कौन सी कहानियां दफन हैं, कौन सी कहानियां लिखे जाने का इंतजार कर रही हैं।